जिस जमीन पे हम खड़े हैं ये आम जमीन नहीं होने वाला है, क्योंकि इस जमीन के जो डॉक्टर हैं इस जमीन को देखने आया। जी हाँ, है, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है कि उसमें कितना परसेंट सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना परसेंट क्ले है, जिस आधार पे हम मिट्टी का एग्जैक्ट टेक्सचर निकालेंगे वो लैब में जाके हमें पता चलता है। आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ निकल के आया इसमें? देखिए, ज़मीन का निरीक्षण जो किया जाता है उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक बार में निकल के नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोग करते हैं ज़मीन में वो फिज़िकल एनालिसिस करते हैं। जो ज़मीन की जो भौतिक अवस्था है उसकी जांच कर ली जाती है। कुछ चीज़ें जो हम उसमें ये देख सकते हैं मिट्टी किस तरह की है, बालू वाली है या दोमट ज़्यादा है या बलुई दोमट है। तो क्वालिटेटिव अप्रोच जो है वो तो मिल जाएगी हमें, जो क्वालिटेटिव उसका अंदर है कि किस तरह की मिट्टी है, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है कि उसमें कितना परसेंट सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना परसेंट क्ले है, जिस आधार पे हम मिट्टी का एग्जैक्ट टेक्सचर निकालेंगे वो लैब में जाके हमें पता चलता है। तो यहाँ जो है जो जांच की गई है उसके आधार पर अभी ये मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि एक बलुई दोमट टाइप की मिट्टी है, लेकिन बलुई दोमट अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड है। अब उसमें कितना परसेंट बालू है, बालू कम है बट कितना परसेंट है ये हम बिना मिट्टी की जांच लैब में किए नहीं पता लगा सकते हैं। तो वो वहाँ पे जाके पता लगेगा। उसमें जितने भी तरह के रासायनिक अवयव हैं, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, उसमें कितने तरह के बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, फ़ायदा पहुँचाने वाले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैव हैं, या नुकसान पहुँचाने वाले कौन से हैं, वो सारी लैब में जाके उसकी जाँच होगी। फिर उस आधार पर हम लोग उसकी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें आती हैं सारी। तो मिट्टी ये पता लगाया कि अच्छी है, लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी समय से खेती नहीं हुई है तो उसमें नीचे क्या होता है, जब कभी काफ़ी समय तक किसी ज़मीन के ऊपर खेती नहीं की जाती है तो कुछ कोशिकाएं बन जाती हैं जिनको कैपिलरी बोलते हैं अंग्रेजी में। वो कैपिलरी के थ्रू पानी के साथ साथ सॉल्ट का ऊपर अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो अपलिफ्टमेंट होता है उसके साथ साथ सोडियम की एक लेयर ऊपर आना शुरू हो जाती है। वो मिट्टी जिसे कहते हैं आप ऊसर हो गई, टेक्निकल टर्म में हम उसको सलाइन या सलाइन सोडिक सॉइल बोलते हैं, एल्कली सॉइल बोलते हैं। तो वो कुछ पैचेस यहाँ पे हमें मिले हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो उनको सही करना, उसको रिक्लेमेशन करना ज़रूरी है अभी। सामान्य जो किसान है वो खेती करते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। समान तरीके से कैसे किसान अपने उपज को बढ़ा सकते हैं, जो जैसे अभी आपने जांच किया, लेकिन किसान खुद से कैसे वो टेक्निकल चीज़ों को अपना? देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो तो किसान को ज्ञान लेना ही पड़ेगा। अभी तक जो परंपरागत खेती हो रही है वो सिर्फ अंदाजे से हो रही है। जब तक हम उसकी एक बाकायदा मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि मिट्टी में कौन कौन से अवयव किस मात्रा में है। सपोज मान लीजिए कोई भी आप खेती करते हैं, धान करते हैं, गेहूँ करते हैं, एक भेड़ चाल की तरह हम लोग चल रहे हैं कि वो इतना यूरिया डालना है, इतना डीएपी डालना है, इतना पोटाश डालना है, इतना जिंक डालना है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं कि हमारी उस फसल को इस मिट्टी से कितना मिल रहा है। जो मिट्टी की अपनी भी तो क्षमता है ना, मिट्टी के अपने कुछ अवयव है, नाइट्रोजन मिट्टी में मौजूद है, आपका फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक ये मिट्टी में मौजूद है, किस मात्रा में है ये नहीं मालूम। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर किन्हीं चीज़ों की ज़्यादा कमी है, नाइट्रोजन ज़्यादातर कम ही रहता है, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम है ना कितना है, बच्चे को कितनी भूख लग रही है, 2 रोटी की भूख है, 4 रोटी की भूख है, पता चला रोटी की भूख तो 2 की है, खिला दी हमने 4 रोटी, तो क्या होगा, डाइजेशन खराब होगा, हाजमा खराब होगा। इसी तरह से फसल का भी हाजमा खराब होता है। फिर क्या होता है कि मिट्टी में उसमें फसल में आपके कीड़े लग रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, फसल की मैच्योरिटी देर से आ रही है, तैयार देर से हो रही है, ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा तो लॉजिंग होगी, यानी कि फसल गिर भी जाती है। कई बार थोड़ी सी हवा चली, पानी बरसा, फसल गिर गई। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे खेत में मिट्टी के अवयव ज़्यादा हो जाते हैं तब फसल को नुकसान होता है, कम होते हैं तो फसल कुपोषण का शिकार होती है। तो अगर सबसे पहली चीज़ है कि मिट्टी की जांच हो और सही जांच हो, इसके लिए किसानों को जागरूक होना भी चाहिए और हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, समाज के जागरूक लोग हैं कि उनको बताएं कि खेती करने का तरीका थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली जो चीज़ बेसिक है वो मिट्टी की जांच। अच्छा, बेसिक तरीके से किसान कैसे समझे? जैसे मिट्टी देखकर ही मालूम चल जाता है ऐसे, हाँ यहाँ पे किस तरीके से फसल यहाँ पे उपज किस होंगे तरह, हाँ, और किस तरीके से नहीं हो, तो इसकी पहचान कैसे करें? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें फसल का चुनाव करना आना चाहिए।
फसल का चुनाव मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। कैसी मिट्टी, किस तरह की मिट्टी में हम जड़ वाली फसलें लगाएंगे, किस तरह की मिट्टी में हम सब्जियां लगाएं ज़्यादा तो अच्छा है, किस तरह की मिट्टी में हम ऐसी फसलें करें जिसमें पानी की क्या रिक्वायरमेंट आ रही है। तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि मिट्टी को, ज़्यादातर किसानों को पता होता है कि उनकी मिट्टी का प्रकार कैसा है, लेकिन तब भी जांचने के लिए अभी जैसे हम कर रहे थे कि एक फील्ड मेथड टेस्ट होता है जिसके आधार पर हम मिट्टी को हाथ में लेकर के उसको रब करके देखते हैं, या जैसे हम गिलास के अंदर मिट्टी का ढेला डाल के देख रहे थे, तो जो अगर मिट्टी में बालू ज़्यादा है तो मिट्टी का ढेला डालते ही उस पर बिखर जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा। अगर मिट्टी में क्ले ज़्यादा है यानी कि भारीपन ज़्यादा है तो वो ढेला देखा आपने कि बहुत देर तक वो ढेला वैसी का वैसी पड़ा था, वो घुला नहीं मिट्टी में। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर पानी, अगर जैसी मिट्टी में ढेला नहीं टूट रहा है तो वो पानी रुकेगा उसके अंदर। तो उसमें जो कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, जो ज़्यादा पानी से नुकसान होता है, उस तरह की फसलें हमें नहीं करनी है, मूंगफली नहीं लगानी है। उसके अंदर हमको कोई ऐसी जाड़ वाली फसल नहीं करनी है जो थोड़ा पानी ज़्यादा होने पे ख़त्म हो जाएगी। बालू वाली मिट्टी है, अगर उसमें फ़ौरन टूट जा रहा है ढेला, इसका मतलब बालू ज़्यादा है, तो उसमें आप जड़ वाली फसल करेंगे, उसकी पैदावार अच्छी होगी, उसमें लगाइए मूंगफली, उसमें लगाइए आप सतावर जैसी और ये फसलें आती हैं बहुत सारी। भारी मिट्टी है, उसमें वो फसलें लगाइए जिनको पानी की अधिक मात्रा में ज़रूरत है। अब बालू वाली मिट्टी में अगर आपने धान लगा दिया, ठीक है ना, तो वो इतना तो किसान जानते हैं। ये बातें असल में हम उन फसलों के लिए करते हैं जिन फसलों की जानकारियां नहीं है और उसमें मुनाफा अच्छा मिल रहा है लोगों को। तो जो परंपरागत फसलें कर रहे हैं उसके बारे में तो किसान को जानकारी है कि इस मिट्टी, ये धान की मिट्टी है या नहीं है, या ये गेहूं वाली मिट्टी है या कैसी मिट्टी है। तो बेसिक तो यही है कि आप मिट्टी के प्रकार के अनुसार फसल का चयन कर सकते हैं, लेकिन फसल को बढ़ाने के लिए कैसे चयन? वो सबसे पहले मैंने बताया, उसके लिए मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी ज़रूरत कितनी है, तब तक हम क्या चीज़ डालेंगे, कितना हमें डालना है, कम डालना है या अधिक डालना है, या किन चीज़ों को जिनको हम बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं उनको हमें डालने की ज़रूरत है, नई चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिना वजह डाले जा रहे हैं और हमारी ज़मीन में बहुत है। जैसे कि कई बार लोग डीएपी के लिए इस बार मारा मारी थी, बहुत डीएपी नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत सारी ज़मीनों की जांच की जिसमें फास्फोरस अच्छा खासी मात्रा में है, डीएपी फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है, और डीएपी महंगा भी आता है, फिर भी हम डीएपी डाल रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। एक जगह हमने जाँच किया, एक साथ 2 मिट्टियों की जाँच की, 2 खेतों की 10-10 एकड़ में। मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में, वीडियोज़ में इस कहानी को बताया भी है लोगों को। तो एक जगह मिट्टी के अंदर फास्फोरस की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से थी, और दूसरी जगह 61 या 62 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से थी। मिट्टी के अंदर जो उसका रेंज होता है फास्फोरस, अधिकतम से न्यूनतम से अधिकतम तक का, वो 10 से 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो 10 से कम है तो हमें फास्फोरस की आवश्यकता है, 10 से ऊपर है तो फसल के अनुसार आवश्यकता होगी, लेकिन अगर 24 से ऊपर जा रहा है तो फिर हमें डीएपी डालने की आवश्यकता इन जनरल नहीं पड़ेगी। या अगर वो 10-24 से ज़्यादा है लेकिन फसल को नहीं मिल रहा है तो फिर हम वहाँ पर कुछ जैविक जो हैं फर्टिलाइज़र आते हैं, या जैसे आपका फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, पीएसबी आता है, जो कि फसल जो फिक्स फास्फोरस होता है मिट्टी के अंदर, उसकी उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो वो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन महंगा डीएपी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर हो क्या रहा था कि जहाँ पर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, वहाँ पर भी धान और गेहूं की फसल में प्रति एकड़ 1 बोरी डाली जा रही थी डीएपी की। जहाँ 61 और 62 था, वहाँ पर भी जहाँ आवश्यकता ही नहीं थी कि वहाँ 4-5 किलोग्राम वाले, जो 61-62 वाली मिट्टी उठा के ला करके हम 4-5 किलो वाली जहाँ पर फास्फोरस थी उस मिट्टी में डाल देंगे तो फास्फोरस का काम करेगी वो। लेकिन वो 61-62 वाले में भी एक एकड़ डीएपी करीबन 1500 किलो का डीएपी का शायद कट्टा आता है। तो 10 एकड़ खेत में 15,000 की, यानी कि साल में 2 फसल ले रहे हैं, तो 30,000 रुपए का डीएपी फालतू में डाल रहे हैं। और वो वहां पर भी 30,000 का डाल रहे हैं, 4 से 5 किलोग्राम जहां प्रति हेक्टेयर फास्फोरस है, वहां पर उतने से कुछ होना नहीं है। तो वहां पर फास्फोरस को उपलब्धता बढ़ाने के लिए, ताकि खर्च ना बढ़े, हमें कुछ ऐसे जैविक या वो बैक्टीरिया डालने की जरूरत है कि वो जितना फास्फोरस जमीन में है उसको उपलब्ध कराना, वो अवेलेबल हो जाए वहां पर। तो इस तरह के प्रबंधन हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास मिट्टी की सही जांच के सारे डाटा होता है। कीटनाशक का कैसे प्रयोग करें जो मानव जीवन पर भी ज्यादा प्रभाव ना पड़े? कोशिश तो ये करनी चाहिए कि रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग ना किया जाए। और ये कैसे करें? नहीं, देखिए बात वहीं आ जाती है लौट के कि ये सारी चीजें सारी मिट्टी से संबंधित हैं। जब आप संतुलित आहार देंगे फसल को, संतुलित आहार, हम ना ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना ही इनऑर्गेनिक, यानी ना क्या नाम है, केमिकल फार्मिंग की बात हो रही है, ना ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। बात हो रही है बैलेंस न्यूट्रिशन की, यानी कि संतुलित आहार। जब आप अपनी फसल को संतुलित आहार देंगे
तो फसल की इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत होगी, वहाँ पर फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कीड़ा बीमारी को वो झेल जाएगी, आएगा तो वो जल्दी टिकेगा नहीं वहाँ पर। लेकिन अगर आप संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं, अगर फसल कुपोषण का शिकार है या फसल में किन्हीं पोषक तत्वों की अधिकता हो रही है, दोनों ही कंडीशन में फसल को नुकसान होता है। फसल की इम्यूनिटी डाउन होती है और हमें फिर कीटनाशियों पे या जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर संतुलित आहार देने के बाद में भी अगर वहाँ पर फसल में कीड़ा लग रहा है या बीमारी लग रही है, तब भी हम थोड़ा इंतज़ार करें कि देखें कि कोई ये कई बार होता है कि फसल के अंदर नेचर ने खुद क्षमता दी है कि वो उसको झेल जाती है। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके ऊपर अगर जाने का खतरा पैदा हो रहा है, तब हम वहाँ पर जाते हैं और उसमें भी फिर हम जैविक जो आजकल आपके डेट में आते हैं, उसमें बहुत सारे आप बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे जीवामृत और अलग अलग तरह के देसी खाद बनाने के नुस्खे मौजूद हैं, अपनी घर में बना सकते हैं। उसकी उसकी लागत भी बहुत कम आती है। और देखिए जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर या आपके आते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये भी सब आपके हमारे गाँवों में, खेतों में जो कीटनाशी जो कह लीजिए कि वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, अरंडी है, नीम है, आपका ये क्या नाम है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं आप लगाते हैं, तो इन्हीं सब के एक्सट्रैक्ट से ही ये सब चीज़ें बनती हुई हैं। तो हो ये रहा है कि हमारे घरों से, हमारे खेतों से चीज़ें जाकर के फैक्ट्री में उत्पाद तैयार होकर केमिकल फॉर्म में हमारे पास लौट के आ रहे हैं। तो अगर हमको ये चीज़ समझ में आ जाए तो हम उन जो कि ये चीज़ें हमारे गाँवों में, हमारे घर में मौजूद हैं, तो हम उनसे ये सब चीज़ें बना सकते हैं अपने यहाँ। पर जागरूकता की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, इच्छा की शक्ति की ज़रूरत है। एक और कि चीज का हमें करना रुझान है। रहता है फार्मर के बीच कि टेक्निकल खेती बार बार सुनते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है टेक्निकल खेती है क्या। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। टेक्निकल खेती का क्या मतलब है? टेक्निकल खेती यही तो टेक्निकल है। आप अगर सॉइल टेस्ट कर रहे हैं तो ये टेक्निकी तो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम सॉइल टेस्ट करके ये पता लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है, पोटाश की मात्रा कितनी है। जो फसल हम लगाने जा रहे हैं, उस फसल की जो प्रजाति लगा रहे हैं, उसकी इन एनपीके की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की रिक्वायरमेंट कितनी है, ज़रूरत कितनी है। उस हिसाब से हम अपने लिए अपने फर्टिलाइज़र का, खाद का निर्धारण कर रहे हैं। तो ये टेक्निक तो है, ये टेक्निकल खेती इसी को कहते हैं। टेक्निकल खेती कोई ऐसा कोई शगुफा नहीं है जो कहीं से छोड़ दिया, उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। यही टेक्निकल खेती है। क्या नाम हुआ है आपका? डॉक्टर उबैद खान कहते हैं मुझे। मैं एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ, कृषि सलाहकार हूँ और पिछले 23-24 सालों से यही कार्य करता आ रहा हूँ। इंडिया में भी, इंडिया के बाहर करीबन 13-14 कंट्रीज़ में हम लोग अभी सर्विसेज देते रहे हैं। फार्मर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकती है? फार्मर संपर्क करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है pioneeragri.com, और कुछ नहीं तो हमारा गूगल पे नाम डाल देंगे तो हमारे वेबसाइट का डिटेल आ जाएगा। बाकी आप हमारा नंबर शेयर कर दीजिएगा अपने चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाँ, कर लेना, औषधीय खेती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ किस खेती का सलाह दे रहे हैं? अभी जो निरीक्षण किए हैं तो किस खेती को लेकर आप सुझाव दे रहे हैं? देखिए, यहाँ जो हमारा आना हुआ है आज लखनऊ से, वो आना हुआ है औषधीय खेती के संबंध में, कि यहाँ पर पहले हम मिट्टी की जांच करेंगे, उसमें मिट्टी के प्रकार क्या है और मिट्टी में कौन कौन से, अभी हम सब चीज़ें करते हैं। उसमें हम भौतिक मिट्टी की जो जांच होती है, फिजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी देखते हैं, और केमिकल न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं, जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो भी देखते हैं। सारी जैविक करीबन 10 से 12 हम जो माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी देखते हैं। उसके आधार पर हम फिर भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें फिर ये निकल के आता है कि हमें कौन सी फसलें करनी है। बहुत सारे हम क्रॉप मॉडल्स बना के देते हैं उसमें, जो इसी साइट के लिए होंगे, इसी खेत के लिए होंगे, यहाँ की ही एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, यहाँ पर आसपास में कैसे स्थितियां हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर वो फसल का चुनाव किया जाएगा। उस फसल के आधार पर जिस तरह की फसल निकल के आएंगी, फिर उस सॉइल टेस्ट के बेस पे हम उसका पूरा डिटेल्ड, साइट स्पेसिफिक, प्योरली कस्टमाइज SOPs बनाते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक कि उसकी बुआई कैसे होगी, उसकी खेत की तैयारी कैसे होगी, बुआई कैसे होगी, सिंचाई का प्रबंधन किस तरह से रहेगा, कौन कौन सी खादें किस किस मात्रा में, किस शेड्यूल से पड़ती रहेंगी, कब उसकी कटाई होगी, कितना लेवल रहेगा, सारी जांच उसमें आती है। तो वो फिर रिपोर्ट में निकल करके आता है हमारा। औषधीय खेती करने के लिए क्या, अगर खेत को तैयार करना चाहें तो जैविक के द्वारा हो सकता है? नहीं, खेत की तैयारी से जैविक का कोई मतलब नहीं है। जैविक खेती, देखिए, दो चीज़ें हैं। जैविक खेती का बहुत आजकल शोर होता है, अच्छी चीज़ है, लेकिन भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इतनी महंगी हो जाती है कई बार, और कई ज़मीनें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि अगर वहाँ पर सीधे जैविक खेती हम शुरू करते हैं तो नतीजे नहीं मिलते, उत्पादन नहीं आता, और जो छोटा किसान है उसके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी अगर उसको उत्पादन नहीं मिलेगा। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताया कि सबसे अच्छा है, पहले हम देखें संतुलित आहार मिलना चाहिए। किसी भी चीज़ की अगर आप अधिकता करेंगे, ज़्यादती करेंगे,
आप अगर यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो क्या वो फ़ायदा पहुंचाएंगी? वो भी आपका हाजमा ख़राब करेंगे। साइड इफेक्ट उसका एलोपैथिक थोड़ा खाते हैं तो नुकसान कर देती है, अगर लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो वो भी नुकसान करेगी। और कोई भी दवाई आप चाहे किसी देसी दवाई भी ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगी। तो इसी तरह से अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक खाद्य डाले जा रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो भी नुकसान करेगा। बहुत जल्दी एक मैं ये कहता हूँ कि बहुत जल्दी एक टर्म आने वाला है भारतीय कृषि के अंदर, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, जो अभी नहीं सुना जाता है। शायद आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे और लोगों को ये नोट करें, और कुछ समय के बाद में सुने तो ये देखेंगे कि किसी ने बताया था कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अधिकता हर चीज़ की नुकसानदेह है। तो संतुलित हमें खेती करनी है, संतुलित आहार देने के लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो हम कई बार इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अप्रोच अपनाते हैं कि हमारा उत्पादन भी कम ना हो और मिट्टी की सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन हो, मिट्टी का वातावरण भी खराब ना हो। तो हमें ऑर्गेनिक और दोनों इनऑर्गेनिक को जोड़ करके, मिला करके एक संतुलित पैकेज बनाएं कि हमारे लिए हमारे उत्पादन पे भी फर्क ना आए, उसमें इनऑर्गेनिक भी जा रहा है, और ऑर्गेनिक को करते करते हम धीरे धीरे फिर 6, 7, 8 साल में हमारी हो सकता है ज़मीन इस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पर हमें हो सकता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ना पड़े और हम ऑर्गेनिक से ही उतना उत्पादन ले सकें जितना हम अपना रासायनिक खेती से ले रहे थे।